हेलो स्टूडेंट, मैं हूं लाल सर माई कॉमर्स क्लास से। आज हम फिर एक बार उपस्थित हुए हैं जर्नल एंट्री को लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जर्नल किस तरीके से करते हैं, जर्नल क्या होता है। आज हम उसी को आगे बढ़ते हुए एक सवाल के माध्यम से आपको जर्नल लिखा और समझाएंगे। तो जर्नल लिखे में देखिए क्या है, पहला हमने प्रश्न लिखा है। प्रश्न क्या है, देखिए रवि की पुस्तक में निम्न जर्नल कीजिए। देखिए तारीख भी लिखा है 2019 मई 1, नगद से व्यापार आरंभ किया है, नगद माल खरीदा है, मोहन से माल खरीदा है, सोहन को माल बेचा, बैंक में जमा किया, नगद मशीन खरीदी, माल चोरी हो गया, मोहन से पूर्ण भुगतान में मिला, माल दान में दिया, किराया दिया 800 रुपये। तो ये तारीख अलग अलग तारीख में अलग अलग लेन देन हुआ है। जैसा कि जनरल मैंने बताया था, जनरल क्या है, अलग अलग तारीख में किया गया लेन देन का एक संक्षिप्त एक रजिस्टर में या एक जो आपकी जो व्यापारी की रजिस्टर होता है उसमें जो एंट्री की जाती है उसे मूल प्रविष्टि भी कहा जाता है और प्राथमिक प्रविष्टि भी कहा जाता है। तो उसी को आगे देखते हैं। अब इसको जनरल, जैसा कि जनरल में मैंने बताया था, जनरल में 5 कॉलम होते हैं। क्या होता है, लेकिन जनरल में 5 कॉलम आपने बनाने हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ऊपर देखिए लिखा जाता है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, देखिए रवि, उसने रवि की पुस्तक में लिखा है, रवि की पुस्तक में जर्नल लिखिए। तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रवि, क्योंकि रवि की पुस्तक में करना है इसलिए रवि लिख दिए। लेकिन लिखना हेडिंग जरूरी है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम वही हमने यहाँ लिखना भी है। जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, अगर नाम लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो यहाँ डैश डैश कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जर्नल कॉलम का पहला कॉलम हो गया आपका डेट, ये हो गया डेट। दूसरा था पार्टिकुलर यानी कि विवरण, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टिकुलर। अब तीसरा जो कॉलम था वो था एलएफ का कॉलम, क्योंकि तीसरा जो एलएफ का कॉलम है ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं बनती है। एक व्यापारी को तो करना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं कि इसकी पुस्तकों में इसकी एंट्री लिखा जाए, यहाँ आवश्यक नहीं है, लेकिन व्यापारी के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारा जो होता है 2019, देखिए 2019 मई 1 में नगद से व्यापार आरंभ किया है। तो व्यापार, देखिए व्यापार आरंभ करने पर क्या होगा, व्यापार में पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैंने पहले कहा था कि नाम किसी व्यापारी ने स्टार्ट किया है तो पूंजी के रूप में लगाता है, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट कितना, 50,000 रुपये। देखिए ये अमाउंट डेबिट कॉलम हो गया, ये अमाउंट क्रेडिट कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया विंग, क्या चीज़ से, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। फिर मई, अगला है मई 5 को नगद माल खरीदा है। 5 तारीख में नगद माल खरीदने पर पैसा, देखिए जाएगा, नगद माल अगर खरीदूंगा तो पैसा जाना हुआ, पैसा जा रहा है और क्या आ रहा है, माल आ रहा है, यानी कि परचेज किया है मैंने। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का माल नगद खरीदा, 10,000 रुपये का। तो ये हो गया विंग कैश परचेज भी लिख सकते हैं, या गुड वर्ड फ्रॉम कैश परचेस्ड। एंट्री हो गई आपकी 5 तारीख के बाद। 7 तारीख में ये हो गया आपका, देखिए मोहन से माल खरीदा है, मोहन से माल खरीदा है। मोहन से माल खरीदने पर देखिए नगद नहीं है तो उधार है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कितना, 5,000 रुपये का मोहन से माल खरीदा
देखिए नगद नहीं है, इसीलिए नगद कैश की जगह पर मोहन आ गया। तो यहाँ हो गया बीइंग गुड बट फ्रॉम मोहन, ये हो गया। तो इसके बाद अब आता है अपना 8 तारीख वाला। क्या है? 8 तारीख को सोहन को माल बेचा है। सोहन को माल बेचने पर देखिए हमारे पास कितना आ गया, पैसा आया? नहीं आया। पैसा आता तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं आया है तो इसलिए कैश सोहन को हमने दिखाना है। तो जिसको माल बेचा है सोहन, पाने वाला डेबिट हो गया टू सेल, सेल अकाउंट कितना, 7,000 रुपये का माल बेचा किसको? सोहन को। नगद नहीं दिया है इसलिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन, क्या हो जाएगा? गुड सोल्ड टू सोहन। ये उपा हो गया था 8 तारीख का। 8 तारीख के बाद फिर 12 तारीख वाला बैंक में देखिए क्या, बैंक में जमा किया। देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको बता रखा था, यहाँ पर नया पॉइंट आया है, बैंक में जमा किया। बैंक में जमा करने से व्यापार से रोकड़ जारी है, व्यापार से रोकड़ जारी है, लेकिन कहाँ जारी है? कहाँ? बैंक के पास। एक बैंक, एक संस्था जो वास्तविक रूप से हमारे पास से तो रोकड़ जारी है, लेकिन कहाँ जा रही है? बैंक। बैंक एक व्यक्तिगत खाता है जिसके साथ लेन देन हुआ है, तो पैसा गया है तो रोकड़ जारी है। कहाँ गया? पाने वाला कौन? बैंक है, तो पाने वाले को हमने डेबिट करना है जिसके पास रोकड़ गई है। तो यहाँ हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना जमा किया मैंने? 3,000 रुपये। 3,000 क्या हुआ? बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में रोकड़ जमा किया। फिर 15 तारीख की देखिए, अब यहाँ पर एक मशीन खरीदा गया है। मशीन खरीदने पर क्या आ रहा है हमारे पास? खरीदने पर तो मशीन आ रही है, तो आने वाली चीज़ मशीन हो गई। अब नगद खरीदा है इसलिए रोकड़ जारी है। देखिए यह संपत्ति, देखिए दोनों चीज़ें वास्तविक हो रही, आने वाली चीज़ भी वास्तविक है और जाने वाली चीज़ भी वास्तविक है। तो आने वाली चीज़ मशीन जो वास्तविक रूप से जो हमारे पास आ रही है, और जाने वाला चीज़ क्या? नगद। नगद यानी रोकड़, कैश जो जा रहा है वो भी हमारे पास वास्तविक रियल अकाउंट है, यानी कि दोनों रियल अकाउंट हो गए। तो एक रियल मशीन आया तो मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या गया? टू कैश अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी है हमने? 15,000 रुपये की मशीन खरीदी गई है। तो क्या हुआ? मशीन आया और मशीन परचेज, मशीन बट कितने तारीख में खरीदा था मशीन? 15 तारीख में। फिर देखिए 22 तारीख में एक, अब यहाँ पर फिर एक नई चीज़ आ गई, माल चोरी हो गया। माल देखिए यहाँ एक चीज दूसरा था, माल चोरी हो गया और एक माल दान में दे दिया। दोनों ही कंडीशन, या माल चोरी होना, माल दान देना, या माल उपहार में देना किसी को, या माल जल कर राख हो जाना, जल जाना, ये सब चीज़ों से व्यापार से स्टॉक जा रहा है, यानी कि स्टॉक को कम कर रहा है, माल कम कर रहा है। माल कौन सा कम कर रहा है? जो हम खरीद के ला रहे हैं, खरीदा हुआ माल जो हमारे पास आ रहा है उसी में से ही तो माल को दान में दिया गया, उसी में से ही माल चोरी हो गया, या उसी में से हमने माल को उपहार में दे दिया, या उसी में से ही माल जल के राख हो गया, या रास्ते में माल खराब हो गया। तो इन सब चीज़ों से जो चीज़ हो रही है वो फर्म के लिए एक हानि है, और हर हानि जो फर्म को नुकसान जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, उस लॉस वाली चीज़ को हमने डेबिट करना है। ठीक, तो इस तरीके से तो हमारे पास माल चोरी होना, माल दान देना, इस तरीके से तो माल चोरी होने पर गुड्स थीफ क्या हो गया? गुड्स थीव्स अकाउंट डेबिट टू परचेज
परचेज अकाउंट, माल चोरी हुआ 1000 रुपये। ठीक, तो ये हो गया बीइंग गुड्स थेफ्ट ऑफ गुड्स, माल की चोरी। फिर इसी तरीके से 25 तारीख में देखिए 25 तारीख में क्या है, सोहन से पूर्ण भुगतान स्वरूप माल को सोहन से पूर्ण भुगतान में मिला। देखिए पूर्ण भुगतान, अब यहाँ पूर्ण भुगतान का वर्ड आ गया। जिस प्रश्न में जिस एंट्री में पूर्ण भुगतान होता है तो पूर्ण भुगतान का मतलब उसके साथ जिससे लेन देन हो रहा है उसके साथ पूरी तरीके से लेन देन समाप्त हो रहा है। अब जितना लेन देन था और कितना लेन देन हुआ उन्हीं का जो अंतर अगर है तो वो अंतर डिस्काउंट के कारण होता है। देखिए सोहन, एक जगह सोहन, देखिए सोहन को मैंने माल बेचा था 7000, लेकिन सोहन से मुझे मिल कितना रहा 6500। देखिए पूर्ण भुगतान यानी कि अब इसका लेन देन समाप्त हो रहा है। लेन देन समाप्त होने पर इससे 7000 का माल बेचा तो मिल कितना रहा है 6500 रुपये। तो यहाँ 500 रुपये कम दे रहा है। 500 रुपये कम देने के कारण अब पूर्ण भुगतान भी हो गया। तो फिर 500 रुपया भुगतान, पूर्ण भुगतान में जो 500 रुपया कम मिल रहा है वो डिस्काउंट के कारण में हमें कम मिला है। तो 500 रुपया डिस्काउंट दिखाना है। कितना, फिर हमें रोकड़ कितना मिला, देखिए पूर्ण भुगतान में कितना मिल रहा है 6500 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 6500 रुपये मिला है। लेकिन 6500 मिलने पर जो 500 रुपया डिस्काउंट हुआ है वो फर्म के लिए नुकसान हुआ है। ठीक, क्योंकि मुझे 7000 का माल बेचा था मैंने, तो उस 7000 की जगह पर मुझे मिल कितना रहा 6500 रुपये मिल रहा है। 6500 500 रुपये जो कम मिल रहा है वो फर्म के लिए नुकसान है। और नुकसान डेबिट होता है, ये पहले ही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर किया जाता है डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हमने क्या किया डिस्काउंट अलाउड किया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, देखिए अलाउड नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने डिस्काउंट डेबिट किया है। डिस्काउंट डेबिट करने का मतलब हमारा नुकसान है, इसलिए हमने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ में आपको जो सही लगे, तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, आपको सबसे सरल लगेगा। अब टू, इससे देखिए सोहन से मिला है क्योंकि सोहन को मैंने देखिए यहाँ माल बेचा था, तो टू सोहन, सोहन कितना 7000 रुपये। ये हो गया बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन फुल सेटलमेंट इन फुल सेटलमेंट। ठीक, फुल सेटलमेंट में सोहन से पूरा पैसा मिला है। अब देखिए यहाँ पर अब 2 एंट्री अभी बाकी है। अब हमारे पेज में जगह नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, इसको हमने योग कर देना है। क्या करना है, योग करना है, क्योंकि हमें अगले पेज पर जाना है। कितना योग हो रहा है देखिए 50000, 60000, 65, 65,000, 7, 72,000, 72, 73, 74, 75,000, 75 और 15, 90,000, 90 और 1, 91, 91 और 7, 98,000। ये हो गया आपका 98,000 ये योग। लेकिन अब इस योग को अगले पेज पर ले जाने के लिए हमने यहाँ पर CFP लिखना है जर्नल एंट्री में। और यहाँ जर्नल एंट्री में CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, क्या शेष आगे ले जाया गया। CF कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। अब इसी चीज़ को हमने फिर से अगले पेज पर जर्नल एंट्री करते हैं, तो अगले पेज पर फिर जर्नल एंट्री करेंगे, फिर डेट का कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर एलेव अमाउंट, अमाउंट। देखिए फिर वही चीज़ आ गया, डेट पर्टिकुलर एलेव अमाउंट, अमाउंट।
अब यहाँ पर लिखा जाएगा BF करके, जो ये टोटल किया गया है BF 98,000 रुपये जो आया है 98। अब BF क्या हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि शेष आगे लाया गया, BROUGH, ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक, इसके बाद ही हमने अगली जर्नल एंट्री शुरू करनी है। तो जर्नल एंट्री में जब एक पेज पर जब पूरी जर्नल लिखा नहीं आता है तो हमने नीचे टोटल करके कैरी फॉरवर्ड लिखा जाता है। उसी कैरी फॉरवर्ड को अगले पेज पर जर्नल एंट्री को शुरू करने से पहले ब्रॉड फॉरवर्ड के साथ शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर 2019 में फिर डेट आ जाएगा मई 28 में। देखिए यहाँ दान, फिर वही दान वाली चीज़ आ गई, क्योंकि मैंने कहा था कि गुड्स चोरी होना या फिर माल दान में देना या माल आग लग जाना एक तरह से फर्म के लिए हानि है। तो हानि होने के कारण चाहिए क्या है, डोनेशन, गुड्स डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि खरीदा हुआ माल ही गया तो गुड्स परचेज यहाँ पर हमारे पास से गया 500 रुपये का, और ये हो गया 500 रुपये। तो ये हो गया गुड्स डोनेट, गुड्स डोनेट। गुड्स डोनेट। फिर एक और रह गया आपका 30 तारीख को, किराया दिया गया है। हमारे पास से देखिए रोकड़ जा रहा है और एक खर्च, यहाँ लेन देन जो हुआ है वो किराया और रोकड़ के मध्य हो रहा है। तो किराया एक रेंट, जो किराया खर्च है, एक फर्म के लिए खर्च का काम करता है, खर्च, और जो खर्च है वो डेबिट है। तो किराया हमारे लिए खर्च होता है, इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गया है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया हमारा 800 रुपया। तो ये हो गया विंग रेंट पैड, क्या हो गया, विंग रेंट पैड। अब इसके बाद हमने ग्रांड टोटल करना है, फाइनली टोटल। जब एक पेज के बाद दूसरे पेज पे जहाँ ख़त्म हो जाए, तो जब योग ख़त्म हो, जहाँ पूरा सवाल ख़त्म हो, हमने नीचे डबल लाइन कर देनी है। इसका मतलब इसमें आगे और कोई लेन देन शामिल नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। तो अगर एक दूसरे पेज पे भी अगर लेन देन चलता है, दूसरे पेज पे भी अगर जर्नल लिखे पूरे नहीं होते हैं, फिर हम दूसरे पेज पर भी नीचे CF करेंगे, फिर तीसरे पेज पर BF करके ब्रॉड फॉरवर्ड करके फिर से जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री के देखिए पूरा हो गया। अब योग करते हैं। देखिए 98,000 तो हमारा पिछला ही पेज का योग था, 98,000 और 98,500, 99,300 रुपया दोनों तरफ का योग हो गया। यानी जर्नल एंट्री में दोनों तरफ का योग समान या बराबर होना चाहिए, एक तरह से इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का योग इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने जोड़ने या घटाने में गड़बड़ किया है, या कोई आइटम आपने गलत लिखा है एक तरफ। तो इसलिए दोनों तरफ का योग अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने दोनों तरफ अमाउंट समान रूप से इक्वल लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये हो गया आपका टोटल और नीचे डबल लाइन हो गया। तो ये हो गया आपका एक प्रश्न सवाल, जो जर्नल एंट्री है किस तरीके से हमने कौन सा डेबिट किया है, किस तरीके से किसको क्रेडिट किया है, इसको हमने जाना। और ऐसे ही सवाल को आपने और अपनी तरफ से एक कुछ भी लिखकर, किसी तरीके से लिखकर आप फिर घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है कि जर्नल जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको एक अकाउंट की जो शुरुआत है वो जर्नल ही है, इसीलिए इसको सीखना ज़रूरी है। जर्नल जब तक नहीं आएगा तब तक आप अकाउंट के आगे के लेन देनों का या आगे के खातों का हिसाब किताब नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जर्नल को जानना जरूरी। तो ये रहा हमारा आज का जर्नल का एक प्रश्न, जिसको माध्यम से हमने जर्नल एंट्री किया था। तो इस जर्नल एंट्री के माध्यम से आप अपने खुद प्रैक्टिस करिए। तो अगले वीडियो में हम फिर एक चीज़ और नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।